नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सरदार रवि रंजन सिंह, झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन सीईओ, झटका की मूवमेंट को इस देश में चलाने वाले, इस देश को बताने वाले, पिछले 20 साल से इस मूवमेंट को चला रहे हैं और सरकार इसको देख रही है कि किस दिशा में काम करना है। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी हुए हैं और कुछ अड़चनें अभी भी जारी हैं। उसी को लेकर आज हम रवि रंजन जी से बात करेंगे। स्वागत है रवि रंजन जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। झटका की हिस्ट्री, झटका का इतिहास, झटका क्या है? झटका जैसे कि शब्द ही बताता है, एक ही झटके में सिंगल स्ट्रोक वध करना झटका है। हमारे यहाँ अखेट भी होते थे, सब कुछ होता था। हमारे यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग रहे आदिकाल से। हमारे यहाँ जो मांस की परंपरा थी वो झटका की परंपरा थी। बाद में विदेशी संस्कृतियाँ, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और वो अपनी परंपराएं लाते रहे। हमारी जो मूल परंपरा है मांसाहार की या मांस के लिए, भोजन के लिए पशु के वध की, वो झटका पद्धति है। ये एक पद्धति है। क्या ये केवल सिख पद से जुड़ा हुआ मामला है या पूरी सनातन पद्धति में ही झटके से ही मांस का या किसी भी जीव का वध करके उसका मांस को खाना? देखिए, खालसा पंथ जो है ये बहुत चीज़ों में उसी चीज़ का एक्सटेंशन है जो हमारे यहाँ इस भारत में आदिकाल से चलती आ रही है। सिख परंपरा में इसका रिवाइवल हुआ, इसका प्रमोशन हुआ और सिखों के लिए अनिवार्य हो गया, यदि वो मांस खाते हैं तो वो केवल झटका पद्धति का ही खाएंगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट पहले भी था, अब भी है। मतलब सिख पंथ से पहले भी ये था और अब क्योंकि समय समय पर सिख पंथ में इसको मैंडेटरी करा गया। एक्सटेंशन ऑफ सनातन परंपरा, सिख हाँ, पंथ में इसको यही कह सकते हैं। देखिए, इसको इन टोटलिटी हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक्सटेंशन है, बहुत सी चीज़ें नहीं भी पुरानी मानी जाती, वो ज़रूरी नहीं उसको हम सनातन से ही जोड़ें। कुछ विकृतियाँ आ गई होंगी जो आदिकाल में नहीं थी, कुछ नई चीज़ पढ़नी, तो कुछ को एक्सेप्ट करा, कुछ को नहीं करा, मगर बाय एंड लार्ज जो सोल है वो वही सोल चली आ रही है। जी, अपना ये प्रश्न है आपको झटका से लेकर के आज इस मूवमेंट को खड़ा करना जी, इस दौर में जी, क्या आवश्यकता आपको नजर आई इस मूवमेंट को खड़ा करने की? देखिए, हलाल और हलालोनॉमिक्स, हलाल माफिया, हलाल तंत्र, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि हम कुछ साल पहले तक, अब आप जैसे मीडिया वालों की सहयोग से लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। कुछ समय पहले तक हम एक समझते थे कि एक हलाल वाला है और वो मीट काटता है, वो नुक्कड़ पे एक दुकान है, अब्दुल चाचा या जो, और वो हलाल का मांस सर्व करते हैं, और दूसरा है वो झटके का करता है। धीरे धीरे वो झटके के ख़त्म होते गए और हलाल ही रह गया, तो हमने हलाल को मांसाहार समझ लिया या मांसाहार का एक तरीका समझ लिया और झटका लुप्त होता गया। आज इस समय झटके का जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है, 5%, 7%, 2%, अलग अलग स्टेटिस्टिक्स हैं, मगर किसी भी स्थिति में 5% से ज़्यादा नहीं है आज झटके का भारत में शेयर। और जो कभी हमारे 100% झटका होता था, फिर कम होते होते वो हो गया। जी, भारत में मांसाहार की परंपरा को लेकर आज का जो दौर है, खाने वाले तो तकरीबन 60-70% तक लोग हैं जी, लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें से हलाल
पद्धति से कटे हुए मांस का सेवन कर रहे हैं, जी। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, XYZ, तो हलाल की वजह से उनको कोई नुकसान है और झटके की वजह से कोई फ़ायदा है, ऐसा कोई डिफरेंस है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम की बात है, वो हलाल खा रहे हैं, वो उनका अपना मामला है। हालांकि हम उन्हें भी कहेंगे कि वो इस तरह का जिसमें पशु को पीड़ा होती है वो पद्धति ना अपनाएं, पर उनका मानना है कि ये इनका मजहबी मामला है, तो ठीक है, ये हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं, उनको कंपेल नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से देशों में या जहाँ पे भारत में भी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे हलाल ही मिलेगा, मतलब आप झटका कर ही नहीं सकते, करेंगे तो चोरी छिपे करेंगे, वो एक अलग विषय है, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। परंतु हम लोग सजग नहीं थे, अभी भी नहीं है, तो ये सजगता की एक चिंगारी मैंने कोशिश करी लगाने की, और इसमें अब ये मशाल बन गई है और ये विश्व भर में फैल रही है। क्या दोनों पद्धतियों में डिफरेंस, फ़ायदे और नुकसान का जो? देखिए, पहले तो ये है कि इस चीज़ को समझिए कि जो झटका है उसमें पशु को पता ही नहीं होता कि उसका वध हो गया है। हमारे को जितनी भी पीड़ा, आनंद, जो भी हमें महसूस होता है, फीलिंग होती है हमारी, जैसे मैं कहता हूँ इस बाजू पे चोट लगी तो इसको नहीं पता क्या है, इसके पास अपना कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसके पास एक ही मैकेनिज़्म है, ये ब्रेन के पास सिग्नल भेजती है और ब्रेन आगे से कमांड देता है कि क्या करना है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड भी अपने से दे देती है, जैसे सिग्नल दे देती है, भाप के, ठीक है, आभास जिसे कहते हैं। तो ये जितने हमारे सुख दुख अनुभव हैं, जो हमारे अनुभव भी जैसे बिल्ली कुत्ते को देख के भागती है, वो उसका अनुभव है, वो उसको दिमाग सिग्नल उसको देता है, और जब ये कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म हो जाती है तो सुख दुख, आनंद, पीड़ा, ये सब खत्म हो जाते हैं। झटके का मूल भाव ये है सिंगल स्ट्रोक, एक ही झटके में उसको सिर और धड़ अलग हो जाना, और पहला जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे है, ठीक है। मीन्स जो सिग्नल है वो कट जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमारा लैंडलाइन फ़ोन है, अगर उसके बीच में से तार काट दी जाए तो आप जितना मर्जी उस पर बात करें वो बात आगे नहीं जाएगी। तो जब स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है तो उसके बाद वो पीड़ा का एहसास नहीं होता, जानवर फड़क रहा है, तड़प नहीं रहा। हलाल पद्धति की अपनी एक विचारधारा है, उसमें जगलर वेन से यहाँ से काटा जाता है और कलमों के अनुसार चलता है, जिन कलमों का अर्थ भी बहुत लोगों को नहीं पता कि क्या अर्थ है, और वो यहाँ से होते लास्ट में, ताकि ऑल द टाइम एनिमल इज़ कॉन्शियस, उसको उस सारी पीड़ा का एहसास हो रहा है। अब जब इस पीड़ा का उसको एहसास हो रहा है तो बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी। कुछ ऐसे टॉक्सिक्स या केमिकल्स क्रिएट होते हैं, एल्ड्रीन नाम का केमिकल या और तरह के केमिकल्स, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और वो उस गुस्से की, रोष की अवस्था में जब उसकी मृत्यु होती है तो वो रोष, वो केमिकल खाने वाले के भी अंदर जा रहा है, तो इस वजह से ये एक हानिकारक, एक तरीके से जहरीलापन है, वो हो जाता है। जी जी। झटका जो परंपरा है उसका इकोनॉमिक सेक्शन से जी कहाँ तक लेना देना है? देखिए, झटका जहाँ तक है, झटका एक मांस काटने की परंपरा है। हलाल एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें ये एक उसका एक कंपोनेंट है छोटा सा, ठीक है। हलाल अरबी शब्द है जो अरबी भाषा में बहुत पहले से था, इस्लाम के आने से भी पहले का था। इसका अर्थ है लेजिटिमेट, लीगल, परमिसिबल। उस अरब की धरती पे बहुत सारे कबीले थे और बहुत सारे
धर्म भी थे, मजहब भी थे। ठीक है, हर एक के अपने जायज़ नाजायज़ डूज एंड डोंट्स थे। इस्लाम के आने के बाद या उसके प्रफुल्लित होने के बाद उसका राज आने के बाद उन्होंने अपने डूज एंड डोंट्स लाद दिए। और क्योंकि बाकी जगत सजग नहीं था या आज सजग नहीं है, हो सकता है उस समय रेजिस्ट भी करा हो, मगर जब कोई नया राज आता है तो वो अपना चीज़ लाता है। अपनी करेंसी भी लाए होंगे, अपनी भाषा भी लाए। आज से अगर हम आप लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर पिछली कुछ आप FIR लिखेंगे तो उर्दू में, और उर्दू के शब्द होते थे। फिर अंग्रेज़ी ने काफ़ी जगह ले ली उसकी, उर्दू फिर भी चलती रही। फिर अब जहाँ हम महकमा कहते थे अब विभाग कहना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये परिवर्तन आता है। ये हर चीज़ में होता है। तो जो भी जाता है, जो भी अग्रेसर कह लो, आक्रमणकारी कह लो, विजेता कह लो, कुछ भी कह लो, वो अपनी चीज़ लाता है। परंतु जब हम किसी के अधीन नहीं हैं तो हम इस तरह की चीज़ क्यों लें। इसका पहला प्रोटेस्ट 2009 में मैंने एक पिटीशन लगाई थी कि पार्लियामेंट की कैंटीन, जो लोकसभा का सबसे बड़ा मंदिर है, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें केवल हलाल परोसा जाता था, बेचा जाता था जी। ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। जो हमारी कैटरिंग एजेंसी थी उस समय, नॉर्दर्न रेलवे के साहब, मतलब हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा। क्या आपने ये जो एप्लीकेशन या पिटीशन जो डाली वो सिर्फ लोकसभा के लिए लगाई, पार्लियामेंट के लिए लगाई, या सभी सरकारी विभागों के लिए? ये जो थी ये केवल लोकसभा के लिए थी। अच्छा। बाकी सरकारी विभागों को, क्योंकि देखिए लोकसभा सरकार नहीं है, हाँ, पार्लियामेंट सरकार नहीं है, बिल्कुल। और वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग मुहिम थी। और जहाँ तक यहाँ पे क्लैरिटी भी नहीं थी। जैसे एयर इंडिया की बात करी जाए तो उनका बिल्कुल एक क्लियर मानना है कि एज पर पॉलिसी हम केवल हलाल ही सर्व करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, क्या वो सभी केवल हलाल ही परोसते हैं? जी। क्योंकि मार्केट में है ही हलाल। भारतीय सेना इससे बची हुई थी, मगर अब वहाँ पे भी वो भी मोर्चे हमारे ढहने शुरू हो गए। मतलब भारतीय सेना भी केवल हलाल पद्धति से काटे गए मांस को ही सेवन करती केवल है? हलाल नहीं। देखिए पहले उनके अपने सिस्टम्स होते थे, स्लॉटर हाउसेज होते थे, या स्लॉटर हाउसेज में उनका कंट्रोल होता था। अब वो जो है सिविल से ले रहे हैं, या यूनिट पे जो कट रहे हैं वहाँ पे यूनिट का कंट्रोल है। जो बाहर से जा रहा है वो जहाँ पे जो मार्केट में मिलेगा वो तो वही खरीदेंगे, चाहे उनकी कैंटीन्स हों। हालांकि कुछ समय से झटके ने भी अपना वहाँ पे प्रभाव दिखाया है। अब झटका भी अवेलेबल है, मगर सेना में तो इतना नहीं, बाहर बहुत भेदभाव है। एक हमारे को ब्रेन वॉश करा गया है। एक आम आदमी ये सोचता है कि हलाल हेल्थी है, जबकि ऐसा नहीं है। हलाल टेस्टी है, ऐसा नहीं है। टेस्ट हर एक का अपना मामला होता है। यहाँ तक हुआ कि हमने कई होटल्स में मालिक मान गए कि हम झटका रखेंगे। अब नीचे का स्टाफ, जिसकी एक हलाल माफिया से साठ गांठ थी, वो उसको होने नहीं दे रहा था। ठीक है जी। फ्रिज में माल रखा गया, दोनों फ्रिजेस में रखे गए। मतलब इस तरह के तमाम षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक फ्रिज का रात को बंद कर दिया जाता है, बिजली का बटन बंद कर दिया जाता है, तो उसका मांस तो सुबह उतना फ्रेश नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के षड्यंत्र जगह जगह पे होते हैं, क्योंकि हलाल तंत्र, हलाल माफिया, हलाल षड्यंत्र बहुत सक्षम है। एक तरीके से जबरदस्ती लोगों को हलाल का मांस खिलाने की योजनागत तरीके से ये कार्य किया जा रहा है जी। और झटका के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई जा रही जी। है। तो झटका और हलाल क्या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं? हाँ, ये दो अलग पद्धतियां हैं। या तो किसी ने 1 किलो अगर मांस खरीदना है,
या वो हलाल खरीदेगा या झटका खरीदेगा। एक के बदले वो दो तो नहीं ले जाएगा कि 2 किलो अवेलेबल है, इसका भी ले लूँ, 1 किलो इसका भी ले लूँ। तो वो तो एक ही लेके जाएगा ना, चाहे ये अवेलेबल जो होगा वही जो लेके जाएगा। अवेलेबल होगा वो ले जाएगा। और अगर नहीं अवेलेबल होगा, देखिए ये मेरा जो है, ये केवल मैं हलाल के खिलाफ नहीं हूँ, हलाल मांस के, मैं हलालोनॉमिक्स के लड़ाई लड़ रहा हूँ। हलालोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? मांस की जहाँ तक बात है उसमें अगर 90% गोश्त जो है वो हलाल का है, 95%, तो मैं गोश्त छोड़ने की मेरे पास चॉइस है, मैं छोड़ सकता हूँ। मगर आज किराने की दुकान पे, गांव की किराने की दुकान पे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो मांस से जिसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं उस विषय पे आना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले गोश्त और मांस की जो बात हो रही है मैं उसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। मान लो मैं गोश्त या मांस मैं सेवन करना चाहता हूँ झटके का, और सरकार ने मेरे को घर में काटने की तो परमिशन दी नहीं हुई है। जी नहीं। लाइसेंसी जो स्लॉटर हाउस है वहां पे आप सिर्फ हलाल का काट रहे हो जी। तो मेरे खाने के लिए मुझे कानूनी तौर पे झटके का मांस कैसे उपलब्ध होगा? देखिए, अब दिल्ली में 3 स्लॉटर हाउसेस हैं, ठीक है, एक झटका स्लॉटर हाउस है, वो भी एक मुस्लिम संस्था चला रही है, ठीक है। अब वो झटका कर रही है ये या नहीं कर रही, क्योंकि जो मुसलमान मालिक या नौकर अगर वो झटका कर देता है तो इस्लाम से तो वैसे ही खारिज हो गया, मतलब वो कर नहीं सकता। यानी या तो वो मुसलमान नहीं, झूठ बोल रहा है, धार्मिक मान्यता है। हाँ, या तो वो झूठ बोलता है, वो मुसलमान नहीं है, और यदि वो मुसलमान है तो वो झटका नहीं कर रहा। दोनों में से दोनों चीज़ें। एक टर्म अगर मैं यूज़ करूँ, हॉट आइस, तो या तो कुछ हॉट होगा या आइस होगी, बिल्कुल गर्म बर्फ़ नहीं हो सकती। तो या तो वो मुसलमान है और या वो झटका कर रहा है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है। अब आप जो कह रहे थे कि हलाल मांस का विषय नहीं है केवल, जी, उस मांस के विषय से हटकर हलाल किस किस चीज को डिसाइड कर रहा है और उसका बेनिफिट किस कम्युनिटी को, किस वर्ग को हो रहा है? हलाल किसी का भी जीवन उसके पैदा होने से पहले से और मरने के बाद तक डिसाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लगेंगी, मगर पैदा होने से पहले आप हलाल की दास्तां में, गुलामी में आ चुके हैं और मरने के बाद भी उसमें रहेंगे। बच्चा पैदा होता है तो माँ कुछ दबा देती हैं, सही, ठीक है ना, दूध भी लेगी, घी भी लेगी, वो सब हलाल सर्टिफाइड है। यानी आज किराने की दुकानों पे 20, 25, 30% हलाल के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मॉल पे आ चुके हैं, यानी आप वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ले रहे हैं। और यहाँ तक के मंदिरों में जो प्रसाद बनाया जा रहा है वो भी हलाल वाले ही बना रहे हैं, विद सर्टिफिकेशन। नहीं, प्रसाद में सर्टिफिकेशन नहीं है, मगर उसमें जो आटा डल रहा है या चावल का प्रसाद है, तो जो चावल का है वो हलाल सर्टिफाइड चावल आ रहा है। और हमारे मंदिर वाले या गुरुद्वारे वाले ये बॉदर नहीं करते देखने क्या के। गवर्नमेंट ने इस सर्टिफिकेशन को कोई परमिशन दी है? देखिए, ये उनकी अपनी एजेंसीज हैं जो उसको सर्टिफाई करती हैं। उसको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट का कोई सिस्टम? गवर्नमेंट का इसमें कोई सिस्टम ना है, ना हो सकता है। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग ये कहते हैं, कई लोग, कि हलाल सर्टिफिकेशन बंद कर दो। सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पे लिखा होता है कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ। और आजकल तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मार्क भी लगाते हैं। वो अगर हम लेबल हटा दें तो उससे ना शराब का करेक्टर बदल जाएगा, ना सिगरेट का। तो ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये वो करते हैं कि ये हमारे अनुसार बना है। यदि वो सर्टिफिकेट नहीं होता और वो सब चलता रहता है, जैसे वो बिस्मिल्लाह करके, या जैसे, आप उसको रोक तो सकते नहीं, ठीक है ना, या वो हलाल से जो पैसा है उसने कहाँ देना है, उस कमाई को, उसकी जिसे वो नेक कमाई बोलता है, वो कहाँ देना है, ये आप रोक नहीं सकते। ये तो सिर्फ उसको सर्टिफिकेट तो क्लियर कर रहे हैं कि ये हलाल है।
क्या ये सर्टिफिकेशन करने के लिए उसके एवज में ये जो भी अथॉरिटी है क्या वो कुछ पैसा भी चार्ज करती है? देखिए, वो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करती है, ठीक है ना, और जो अथॉरिटी है वो कहते हैं कि जो हम फ़ीस से पैसा इकट्ठा करेंगे, यानी देने वाले तो सब हैं, हिंदू भी, दूसरे भी, तीसरे भी, जो कुछ भी हैं, मुसलमान भी, सबसे पैसा इकट्ठा हो रहा है और सबसे उतने का ही से चिप्स का पैकेट है तो उतने का ही सबको बेचा जा रहा है, और उसमें सब आप एक टैक्स दे रहे हैं, हलाल टैक्स, जजिया, जाने में क्या अनजाने। ये एक पैरेलल टैक्सेशन, पैरेलल टू गवर्नमेंट, पैरेलल इकोनॉमी है, ये टैक्सेशन ही नहीं, ये पैरेलल इकोनॉमी है। गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, आप दूसरे धर्म से हो तो भी ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये एनजीओस कर रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी है, पैरेलल पैरेलल संगठन है जो एक दूसरे धर्म के लोगों से अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं जी, इसके माध्यम से। जी जी, इसको मैं इस तरह, एक तो ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि इसमें ये इस्लाम के पद्धति से प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाई गई हैं। खाली प्रोडक्ट्स तक बात नहीं है, सर्विसेज भी, हलाल सर्टिफाइड वकील भी हैं दुनिया में, हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स भी हैं, हलाल सर्टिफाइड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। क्या क्लोथ्स एंड हाँ, शूज? जी जी जी, सब कुछ है। यहाँ तक कि हलाल नाइट क्लब्स भी हैं, हलाल डेटिंग साइट्स भी हैं। और जैसे मैं प्रसाद का क्यों आपसे बात कर रहा था, प्रसाद, मूर्ति के आगे जो प्रसाद दिया जाता है, ये प्रसाद चढ़ाना और इस तरह की ऑफरिंग्स करना इस्लाम में निषेध है, इस्लाम में मनाही है इसकी। तो प्रसाद बनाना, चढ़ाना तो मनाही है, खाना भी मनाही है, वो खाएगा भी नहीं, मगर वो बना के आपको दे रहा है। आप किस पीछे कोई बात हो रही थी, कोई बोल रहे थे ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े सेकुलर है, देखिए ये प्रसाद हम इनसे ही बनवाते हैं। वो तो एक कमर्शियल डील है, आप पैसे देते हैं, बनाते हैं। वो जो प्रसाद आपको बना के दे रहा है वो उसका सेवन नहीं कर रहा, वो उस प्रसाद के खिलाफ है। हम ये नहीं कह रहे सेवन करो, कोई ज़बरदस्ती है, सेवन करे ना करे ये उसकी अपनी इच्छा है, ये उसकी स्वतंत्रता है, वो नहीं चाहता करना ना करे, परंतु वो बना के, क्योंकि वो हराम है, ठीक है। मगर अगर इतना ही बुरा होता है प्रसाद तो, और इतना ही हराम है, तो आप बना क्यों रहे हो? यहाँ पे हलाल नहीं है, ये हलालोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका सनातन परंपरा जिसको कहते हैं, उनके अंदर इस तरीके के नियम और कायदे कानून ना होना कि आप दूसरे सिस्टम से या हलाल के सिस्टम से बनी हुई चीज़ों को ग्रहण ना करें, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन का ना होना, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये सब नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, पर हम क्योंकि इतने सजग नहीं हैं अपने ग्रंथों के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, सारी इंस्ट्रक्शंस कोई रिटर्न में नहीं होती, कुछ परंपराएं मौखिक चलती हैं, बाप से बेटे को, माँ से बेटी को। और इसमें मैं एक आपको, अभी यहाँ पे मेरे पास एक कागज़ पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिख परंपरा की जहाँ तक बात है, ये समय समय पर इस तरह के हमारे को ये एक ये सर्टिफिकेट है, एक लेटर है जो ये आप देखेंगे, ये SGPC से और अकाल तख्त साहब से इस तरह की समय समय पे बताया गया है। सिख पंथ में वर्जित है, हलाल वर्जित है। और एक गवर्निंग अथॉरिटी है अकाल तख्त जिसे कहते हैं, जी जी, तो वो डिसाइड कर देते हैं कि ये चीज़ वर्जित है, तो जी जी, सारे पंथ के लोगों को उसे मानना होता है। जी जी जी। लेकिन सनातन परंपरा में इस प्रकार के किसी गवर्निंग अथॉरिटी का अभाव, क्या ये हलाल इकोनॉमिक्स और हलाल की सर्टिफिकेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे को नहीं ज्ञात, या उसके लिए हमें अपने जो ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है, ठीक है। जैसे एक ही गोत्र में शादी ना करना, ठीक है ना, इसकी कोई गवर्निंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है और आप ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये हमारे को
ज्ञान का अभाव रहा हलाल को लेके, हम्म, कि हमको किस परंपरा से लेना है, और ये ज्ञान के अभाव की वजह से हुआ है। ज्ञान के साथ साथ क्या सनातन और हिंदुत्व परंपरा में गवर्निंग अथॉरिटी का ना होना, क्योंकि अगर कोई गवर्निंग अथॉरिटी होती और आप कहते कि भाई हलाल को लेकर क्या गाइडलाइन है सनातन परंपरा के लोगों के लिए, तो वो बताते ना कि आप इसे ले सकते हैं हाँ, या आप इसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन गवर्निंग अथॉरिटी को ना होना और उसके ना डेवलप होने के कारण बनना, आज ये कारण बना है जी, कि हलाल जो है एक वजह बन गई है और उसका इकोनॉमिक्स एक वजह बन गई है। एक संप्रदाय आपके संप्रदाय के लोगों का आर्थिक तौर पर दोहन करता है और अपने धर्म के अनुसार चीजें आपको दे रहा है। जी 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 तो आज क्या गवर्निंग अथॉरिटी की आवश्यकता जी, नहीं नजर आती? गवर्निंग अथॉरिटी तो हमेशा ही होनी चाहिए, जो हाँ। उस धर्म को मानने वाले लोगों को एटलीस्ट गाइड कर सके कि किस दिशा में जाना चाहिए। पर जिस वक्त हम हिंदू कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग परंपराएं हैं, बिल्कुल ठीक है ना। वो एक परंपरा नहीं बांध रही है गवर्निंग बॉडी के अलावा, क्योंकि हर एक की अपनी परंपरा और स्वतंत्रता है। इसको आप अच्छे में भी देख सकते हैं, खराब में भी देख सकते हैं, ये आपका देखने का। और कहीं इसके प्लस पॉइंट होंगे, कहीं माइनस पॉइंट होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमको ये गवर्निंग बॉडी ने भी जो दिए हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस, सारे सिख इसको नहीं मानते, या क्योंकि मॉडर्न हो चुके हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पैदा है, ठीक है। तो जो हमारी अवेयरनेस है, सजगता है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से सरकार से निर्देश आते हैं, गवर्निंग बॉडी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना, मगर लोग चलाते हैं और उससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमको इसे एक समाज को तैयार करना है, केवल सरकार, केवल अदालत ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर गवर्निंग अथॉरिटी होती है कोई, हाँ, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और वो गाइड करती है आपको। अब कानून तो भारत का संविधान बना हुआ है ना, आपने उदाहरण दे दिया कि ड्राइव करना शराब पी के कानूनन अपराध है, लेकिन लोग करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते, कभी कभी पकड़े भी जाते, तो उसके लिए सजा भी है। इसी तरीके से अगर गवर्निंग बॉडी एक धर्म के लोगों को, एक पंथ के लोगों को बताती है कि ये कार्य करना गलत है, तो कम से कम वो मिनिमाइज तो हो जाती है। बिल्कुल, ये तो है ही है। तो इस चीज की आवश्यकता है। इसकी चीज़ की अब इसका नुकसान उसी रिलीजन को या उसी पंथ को सबसे ज्यादा होना है जिसके पास गवर्निंग बॉडी नहीं है। जी जी, जिन लोगों के पास या जिस पंथ के पास गवर्निंग बॉडी है वो तो अपनी गाइडलाइन को फॉलो करेगा, चाहे वो परसेंटेज में कम या ज्यादा हो सकता जी, है। वो हाँ, वो ठीक है। तो गवर्निंग बॉडी का अभाव एक पर्टिकुलर पर परंपरा को नजर हाँ, आता है। ये जिन लोगों का, जो इसके विशेषज्ञ हैं, जिनका ये विषय है कि कैसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, ये वो मेरे से और आपसे ज़्यादा वो लोग इसको कर सकते हाँ, हैं, उन्हीं को सोचना चाहिए। उन्हीं को सोचना चाहिए। हमारा ये विषय ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ, क्योंकि हाँ, भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत में बहुलता जिन लोगों की है, जिन पंथों की है, उसका असर सब पे पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये असर सभी पे पड़ना है। ठीक है, मान लीजिए एक हलाल के खिलाफ एक बॉडी होती, सनातन बॉडी होती, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं मांस ही नहीं खाना, तो वो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मैं मांस की बात नहीं कर रहा, मैं पहले बोल चुका हूं कि 65% हिंदुस्तान मांस खा रहा है। मैं टोटल हलाल की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी गवर्निंग बॉडी होती जो एक आदेश देती कि आप नहीं खाएंगे, उससे क्या होता। अब मान लीजिए 2% सिख आदेश को मान भी लेते हैं, सारे ही मान लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पंजाब से बाहर आप कहीं 0.1% हैं, कहीं 0.2% है। मजबूरी होती, मजबूरी आप छोड़ सकते हैं अपनी मजबूरी में, हाँ बस, मगर आप मार्केट को गवर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आबादी ही गवर्न करती है। हाँ, मान लीजिए भुवनेश्वर में है या कोई और शहर है जिसमें कोई ऐसा शहर है जिसकी 5 लाख आबादी है और उसमें मात्र 5 सिख हैं, 5 सिखों के घर हैं, तो उनके मानने ना मानने से वो इकोनॉमिक्स नहीं बदलेगी। इकोनॉमिक्स तब बदलेगी जब वो उस 1 लाख की आबादी में से 70,000, 80,000, 90,000 आदमी उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, वो इकोनॉमिक्स बदलेगी। मतलब आबादी जो है कहीं ना कहीं मार्केट को भी गवर्न कर लेती है, करती है, और ये तय कर सकती है कि यहाँ अगर
कोई एक धर्म संप्रदाय बहुलता में है तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। कर सकता है। और अगर वो चाहे तो झटका खाने के लिए भी मजबूर कर सकता है अगर आबादी में ज़्यादा है। जी कर सकता कहीं है। ना कहीं आबादी एक देखिए, बड़ा बिल्कुल issue है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या में हिंदू बहुल है भारत बिल्कुल। में, ठीक है ना। अब मगर वो सजग नहीं है तो इस वजह से वो अपनी चीज़ को लादता नहीं है और किसी के ऊपर लादने की परंपरा भी नहीं है। हाँ, सनातन परंपरा में ऐसा ही ठीक है ना। तो अब हिंदू कॉमनवेल्थ की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कोई जैन है या चलिए कोई आर्य समाजी है और कोई सनातनी है, हो सकता है सनातनी आर्य समाज मंदिर ना जाता हो, ऐसा हो सकता है। परंतु ना जाते हुए भी जब वो उसके आगे से निकलेगा तो अपना शीश झुकाएगा। ठीक है। ये हो सकता है कि शीश ना झुकाए और अकड़ के निकल जाए, ये भी हो सकता है, और गर्दन टेढ़ी करके निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि उसको कुछ क्रिटिसाइज भी करे कि ये गलत है, ये सब हो सकता है। आमतौर पे नहीं होता, शीश झुका के ही जाता है, पर वो उसके पत्थर नहीं मारेगा। हाँ, अनादर कम से कम नहीं, अनादर नहीं करेगा। तो वो संप्रदाय जिनमें एक दूसरे की धार्मिक स्थलों पे गोलियां चलाई जाती हैं, बम मारे जाते हैं, वो आपस में भी बाध्य करते हैं एक दूसरे को अपनी मान्यताएं मानने के लिए, तो वो दूसरों को क्यों नहीं करेंगे? और अल्पसंख्यक होने के बावजूद करते हैं। क्योंकि हलाल जो है एक तरीके से यही है कि आबादी में कमजोर हैं लेकिन आपकी मार्केट को फिर भी ड्राइव वही लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो अल्पसंख्यक का भ्रम भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। दे आर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, नॉट अ डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। इस चीज़ को जब हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हमको केवल हेड काउंट नहीं करने, हमने अगले 20 साल भी देखने हैं। तो माइनॉरिटी में तो हिंदू है, आप अगर 30% मुस्लिम है या 25% मुस्लिम है तो उसमें आपको ये देखना है कि अंडर 5 अंडर 2 कितने हैं। कहीं ना कहीं हलाल इकोनॉमिक्स और जिहाद का कोई कनेक्शन तो नहीं है? मैं अभी एक ही पेपर कर, हलाल इज मदर ऑफ ऑल जिहाद्स। जितने जिहाद हैं हम अपने अपने जैसे जिहाद कबीर हो गया या जिहाद अकबर भी उसे कुछ लोग कहते हैं, या जिहाद सागीर हो गया, यानी ग्रेटर जिहाद एंड लेसर जिहाद। ठीक है, ये सब ये जिहादों के नाम हैं। ठीक है, ये जिहादों के नाम हैं, मगर हर जिहाद अर्थ के ऊपर टिका हुआ है और अर्थ उसे हलाल मुहैया कराता है। ये जो हलाल एजेंसीज हैं ये बिल्कुल क्लियर लिखती हैं अपनी वेबसाइट्स पे, आप देख सकते हैं कि हम इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए करते हैं। चलो ठीक है, पर आप अपना पैसा इस्तेमाल करिए और करिए, मुझे ना बताए हुए आप मेरा पैसा इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे को तो नहीं करवाना, मेरे को तो कुछ और बढ़ोतरी करवानी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आपके हिसाब से क्या भारत जैसे सेकुलर देश में हलाल की इस पद्धति को, जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों से टैक्स कलेक्शन कर रहा है, मान्यता दी जा सकती है? अगर वो अपने लिए कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो मैं आपको बता रहा था कि टैक्स वाली बात जो है, ना केवल वो बढ़ोतरी कर रहे हैं बल्कि वो उसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं। इसके लिए आप मेरी बात पे चलें ना चलें, आपके पास नेट है, तुम CIA से लेके दुनिया भर की एजेंसीज ये बता रही हैं। आपके पास ऐसे प्रूव हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली अथॉरिटीज टेररिस्टों को फंड मुहैया कराती हैं। जी, ये आप नेट पे देख सकते हैं, मेरे प्रूफ को छोड़िए, मैं तो गलत भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और, वो अपनी वेबसाइट पे भी कहती हैं कि भारत में कि जो मुस्लिम टेररिज्म में पकड़े जाते हैं, इनोसेंट मुस्लिम, हाँ, उनके लिए हम उनके लिए फंड रेज करते हैं, उनको कानूनी मजबूती देते हैं, उनको कानूनी हम वकील रेज करके देते हैं, हेल्प करके देते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनोसेंट आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनोसेंट तो जब तक अनलेस प्रूव गिल्टी
आप एक्यूज और इनोसेंट के भी हो सकते हैं, गिल्टी नहीं है। इसमें मैं हर बार ये उदाहरण देता हूँ, कसाब का केस। कसाब की एक वीडियो बनी जिसमें वो निर्दोष लोगों को मार रहा है, बिल्कुल। गवाह हुए, सारा चेन प्रूव हुई, कहाँ से वो उतरा, कैसे आया, कहाँ पे उसने क्या करा, सब प्रूव है, फाइल बनी हुई है, लोग कह रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वीडियो भी है और वो खुद भी मान रहा है, मगर वो अभी भी गिल्टी नहीं है, वो तो एक्यूज है। तो कोर्ट 5 साल 10 साल 20 साल उसे ट्रायल करेगी। इस दौरान तो उसकी सिक्योरिटी ले ली मेरे पैसे ने, पैसा मेरा था, बिल्कुल, हमला मेरे पे हुआ और मैं ही उसका विक्टिम बन रहा हूं, तो ये चौतरफा हमला है हलाल। और उसको जो लीगल एड दी गई, क्या वो कहीं वो लीगल एड देने वाले हलाल से जुड़े हुए थे? बिल्कुल, जिन्होंने उनकी, मैं कसाब की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार ऐसे होता है वो सीधा नहीं देते, जैसे पैनल पे आपने एडवोकेट्स रख लिए, अब उस वो एडवोकेट फ्री में उसका मुकदमा लड़ रहा है, मगर आपके पैनल से आपसे पैसा ले रहा है, आप इनको तो आपको रिलेट नहीं कर सकते कहीं पे, मगर कई जगह वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं फीस। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि हलाल केवल नहीं वहां पे परोसा जाएगा, वहां पे दोनों तरीके की कैटेगरी होगी। नहीं, वो नोटिफिकेशन नहीं, वो जो हमें जो समाचार पत्रों से और स्रोतों से पता लगा था, वो ये था कि अब ये वेजिटेरियन हो जाएगी कैंटीन, नॉन वेज नहीं परोसा जाएगा। यानी ये नहीं हो सकता कि यहाँ नॉर्दर्न रेलवे कैटरिंग एजेंसी मांस परोसे, मगर सबको मजबूर करे कि आपको यदि खाना है, आपका डॉक्टर कहता है या अपने निजी कारणों से आप खाना चाहते हैं, अगर खाना है तो आपको इस्लाम को सरेंडर करके ही भारत के लोकतंत्र के मंदिर में आप खा सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अन्याय है। यदि वो नहीं देते तो नहीं देते, मगर ये नहीं हो सकता। हमने कई प्रपोजल्स दिए, अभी भी दे रहे हैं, हम डेज फिक्स कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हलाल को आप बैन कर दो, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि ये एक दोषपूर्ण और ये एक पीड़ा वाला तरीका है, पर वो उसको नहीं मानते, वो उनको अपना मानने का अधिकार है। मगर केवल हम यही देंगे, एयर इंडिया कहता है अपनी पॉलिसी में कि हम केवल एज पर पॉलिसी हम केवल हलाल ही देंगे। और अभी हाल तक एपेडा, एक्सपोर्ट प्रमोशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्या नाम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एक क्लॉज लगाया हुआ था भारत के संविधान से ऊपर। अब कहते हैं कुछ लोग, कोई मंत्री जी थे जिनका मांस का काफ़ी अपना बिजनेस है, उनकी पत्नी का या उनका, शायद करप्शन सिंबल या कुछ ऐसा नाम लिया जाता है, पता नहीं, मैं थोड़ा मेरे सुनने में फ़र्क है, मैंने कई बार सुना था उनका नाम करप्शन सिंबल है, अब पता नहीं क्या नाम है उनका, या जो भी है। उन्होंने ये जिसने भी करा, मैटर वो नहीं करता कि वो इनोसेंट थे या करप्शन थे या क्या थे। एक संस्था ने, भारत सरकार के उसने एक ऐसा सर्कुलर निकाला हुआ था, एक ऐसा गाइडलाइंस दिया हुआ था कि आप अगर मीट एक्सपोर्ट करेंगे, रेड मीट, तो केवल हलाल करेंगे, जबकि हमारे बायर तो सभी हैं। बिल्कुल, नॉन मुस्लिम कंट्री हमसे कभी पूछती नहीं आप हलाल दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड से मतलब है। अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, मगर हमने खुद ही वर्जित करा हुआ था अपने एक बहुत बड़े वर्ग को कि आप साहब, अगर आप हिंदू भी हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर पहले इस्लाम की सुप्रीमेसी को, उसके झंडे को कबूल करो, तब आपको हम एक्सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं वो एजेंसी भारत के हिंदू मीट काटने वाले और उस पद्धति से मीट काटने वाले लोगों के रोजगार को छीनकर मुस्लिमों को दे रही थी। जी, आपने बहुत सी चीज़ों को बताया, बड़ा अच्छा लगा। अभी के लिए मैं आपसे इतनी ही जानकारी चाहता था। हाँ, पर अभी वो एपेडा ने ये क्लॉज हटा लिया है और कुछ हमें और सफलताएं मिली हैं, क्योंकि समय का अभाव है, मर्यादा समय की देखनी है। जैसे दिल्ली में साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, यहाँ की मेयर ने बहुत इनिशिएटिव लिया, पूर्व मेयर का भी इनिशिएटिव है, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन का इनिशिएटिव है और बहुत सारे लोगों का इनिशिएटिव है कि साउथ दिल्ली में ये मैंडेटरी हो गया है, ये बाध्य कर दिया गया है
कानूनन कि आप क्या परोस रहे हैं, उपभोक्ता को आप ये बताएंगे। मेंशन करना पड़ेगा कि आप हलाल परोस रहे हैं, झटका परोस ये रहे आपकी मर्जी है, आप जो परोसे, ये खाने वाले और बेचने वाले के बीच का मामला है। हैं, लेकिन आप लिख कर बताएं। लेकिन आप बताएंगे आप क्या दे रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां जो हलाल सर्टिफिकेट अब तक ले रही थीं, इस जागरूकता आने के बाद उन्होंने इस सर्टिफिकेट को लेना बंद कर दिया है। ठीक है। तो ये खाली मांस की बात नहीं हो रही है, मैं टोटल तो हाँ, काफ़ी हद ओवरऑल तक फूड। हाँ, काफ़ी हद तक ये जागरूकता आनी शुरू हो गई है और ईश्वर चाहेगा तो जल्द ही हमें हलाल तंत्र से, हलाल माफिया से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई हमारे दर्शकों को। और हलाल इकोनॉमिक्स, झटका उसका काउंटर है, इन सब चीज़ों के अलावा हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस सब से आपने हमें अवगत कराया। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप अपने इस कार्य में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।